नमस्कार साथियों, मैं विक्रम एकेडमी की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो भी नए या पुराने मेरे मित्र हैं, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। क्लास रोज़ आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी और आप लोग 7 बजे सुबह करंट अफेयर की क्लास, जिसमें से महत्वपूर्ण 10, 12, 15 जो भी क्वेश्चन होते हैं सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाया करें और क्लास को देख लिया करें। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक। तो ये क्लास आप लोगों को होती है पर डे सुबह 7 बजे। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को इसमें यूपीएसआई की जो भर्ती है, बैंक है, एसएससी है, और एसएससी के साथ साथ बीएसएससी यानी बिहार एसएससी का जो भर्ती लगा हुआ है उसके लिए भी आप करंट अफेयर इसमें से तैयार कर सकते हैं। साथ में आप लोग रेलवे है, रेलवे के बाद यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट जो भी परीक्षाएं हैं आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगी। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाया करें। चलो शुरू करते हैं। हम अपना पहला प्रश्न है क्लास का। क्लास के पहले प्रश्न में हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एशिया विनिर्माण सूचकांक AMI 2026। इसमें दिया है एशिया विनिर्माण सूचकांक AMI 2026 में भारत की रैंक क्या होगी। आप लोग इसमें आंसर करेंगे, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा या सातवां होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये छठा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग सी ऑप्शन इसमें टिक करेंगे, ठीक ना। तो सभी का इसमें सी ऑप्शन होना चाहिए। तो एशिया विनिर्माण सूचकांक जो जारी हुआ है 2026 में, इसमें भारत की रैंक रखी गई है 6 नंबर पे। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी डिटेल के बारे में। तो आगे डिटेल क्या है, इसमें डिटेल आप लोगों को दिया गया है। एशिया विनिर्माण सूचकांक AMI 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर रहा है, जो विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है, ठीक। इसको याद रखना। और आगे हम बात करते हैं एशिया विनिर्माण सूचकांक AMI 8 प्रमुख स्तंभों और 43 उप मापदंडों के आधार पर प्रतिस्पर्धा का आकलन करता है। तो इन चीज़ों को याद रखना। 8 प्रमुख जो है स्तंभ और 43 उप मापदंडों के आधार पर इसकी रैंक जारी की जाती है। और यह सूचकांक अपने तीसरे वर्ष में है और इसे देजान सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको भी याद रखना कि एशिया विनिर्माण सूचकांक जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है देजान सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसके जारीकर्ता के बारे में भी पूछा जाता है। और आगे इसमें है तो मलेशिया 2026 में दूसरे स्थान पर आ गया और वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है और वियतनाम तीसरे स्थान पे खिसक गया है। ये बदलाव एशिया के विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत है। तो ये इसमें जानकारी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें बात करते हैं 2026 नुम्बेओ ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार किस शहर को लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर, आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, यहाँ पे जो पिक लगी हुई है इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस देश की बिल्डिंग है। अबू धाबी है, तो टोक्यो है, वियना है या सिंगापुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, तो अबू धाबी है। ये कहाँ है, दुबई, ठीक। तो दुबई है, इसका राइट आंसर ए होगा। दुबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अबू धाबी में। तो इसके बारे में बात करते हैं तो अबू धाबी को 2017 से लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, अबू धाबी को याद रखना। और यह रैंकिंग जो है नुम्बेओ द्वारा जारी की गई, इसको भी याद रखना। किसके द्वारा, तो नुम्बेओ द्वारा जारी की जाती है, जो जीवन यापन की लागत और जीवन की गुणवत्ता को वैश्विक डेटा बेस तैयार करता है। और यह उपलब्धि अबू धाबी की मजबूत सुरक्षा, स्थिरता और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन को दर्शाती है। और साथ में आपको इसमें अमीरात की छवि एक शीर्ष गंतव्य के रूप में और मजबूत होती है, जहां लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। और 7 अमीरातों से बना हुआ है UAE, ये भी आप लोग याद रखना। कितने अमीरात हैं, तो 7 हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला माउंट आशो किस देश में स्थित है।
जापान में है, चीन में है, रूस में है या यूनाइटेड किंगडम में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जापान में स्थित है। राइट आंसर आप लोग लगाएंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जापान के बारे में आप लोग और जानते हैं, यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक। और जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि जापान ने अभी हाल ही में एक लकड़ी का उपग्रह भेजा है अंतरिक्ष में। तो लकड़ी का उपग्रह किसने भेजा? तो लकड़ी का उपग्रह आप लोग जानते हैं जापान के द्वारा भेजा गया है, ये भी आप लोग याद रखना। और यहाँ के भी महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, साने तकाइची, इनको भी आप लोग याद रखना। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इनको भी याद रखना। तो जापान के बेहद सक्रिय माउंट आसो ज्वालामुखी के पास एक हेलीकॉप्टर के लापता होने के बाद अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। और माउंट आसो जापान के क्यूशू प्रांत कुमामोटो केन में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1592 मीटर है। यह जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, इसको आप लोग याद रखना। वहाँ पे क्यूशू होन्शु जो द्वीप है, यहाँ पे आपका जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर मौजूद है। और आगे इसमें जानकारी, माउंट आसो में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय कॉल्डेरा जिसका घेरा लगभग 114 किलोमीटर है। कॉल्डेरा क्या होता है पता है? ये कॉल्डेरा का आकार होता है, जैसे ये पहाड़ होता है, ये पहाड़ होता है, पहले छोटे रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इससे मैग्मा बाहर निकलने लगता है, तो ये भाग जो है कट कट के मतलब एक झील का नुमा हो जाता है। तो इसे कॉल्डेरा के नाम से भी जाना जाता है, जब बड़ा रूप ले लेता है कॉल्डेरा कहलाता है। तो ये सारी जानकारी ज्वालामुखी से इसमें थी। और इसका आकार कितना है इस चीज़ का? तो 114 किलोमीटर का है। आप लोग जानते हैं 114 किलोमीटर कितना बड़ा होगा, तो ये है। और आगे जापान के बारे में जानकारी है कुछ, तो इसकी राजधानी आप लोग जानते हैं टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर है। मुद्रा यहाँ पे येन चलती है। प्रधानमंत्री साने तकाइची वर्तमान में महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, तो ये इसमें याद रखना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4 नंबर, भारत का पहला ग्रीन अमेरिका प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसको आप लोग याद रखना, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, काकीनाडा या बैंगलोर में। तो ये भारत का पहला ग्रीन है अमेरिका प्रोजेक्ट है, इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। राइट आंसर आप लोग इसमें सी लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो इसकी डिटेल आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया को जानते हैं आप लोग। अमोनिया परियोजना आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शुरू की गई है, जहां के मुख्यमंत्री कौन से हैं? सब चंद्रबाबू नायडू। और भारत के सबसे मतलब क्या है, धनी यही है मुख्यमंत्री। सबसे गरीब आप लोग जानते हैं ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश यहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। तो चंद्रबाबू नायडू ने बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया संयंत्रों की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी हब और भविष्य की ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित करना है इसका लक्ष्य। और AM ग्रीन परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया सुविधा होगी, जो जून 2027 से सालाना 1.5 मिलियन टन का उत्पादन करेगी और मुख्य रूप से जर्मनी को निर्यात करेगी। तो इसको भी याद रखना, ये कहाँ को निर्यात करेगा? तो जर्मनी को निर्यात करेगा। आप लोग जानते हैं ना जर्मनी के बारे में, जर्मनी जो सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला देश है, ये भी आप लोग याद रखना। राजधानी आप लोग जानते हैं इसकी अमरावती हो गई, पहले हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना की राजधानी अब हैदराबाद हो गई है और राजधानी इसकी अमरावती है। और ये भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय यहाँ पे बना है अमरावती। तो इसको भी आप लोग याद रखना, 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो ये अमरावती आपको मिलेगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यस अब्दुल नज़ीर यहाँ के हैं। और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आप लोग जानते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 5। इसमें पूछा गया है युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वां कार्यकाल किसने जीता है? तो किसने जीता है? पाल कागामे, उहुरु केन्याट्टा, योवेरी मुसेवेनी और सिरिल रामापोसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन होगा, योवेरी मुसेवेनी, इन्होंने जीता है। राइट आंसर आप लोग लगाएंगे क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो युगांडा आप लोग जानते हैं ये अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी भी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या है, तो अभी हम बताते हैं। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 7वीं बार सत्ता हासिल की है, जिससे देश में उनके लंबे समय से चले आ रहे नेतृत्व का और विस्तार हो चुका है। और आगे हम बात करते हैं, उन्होंने
राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटों का 71.65% हासिल करके अपनी राजनीतिक प्रभुत्व की पुष्टि कर दी है। और योवेरी मुसेवेनी 1986 से सत्ता में है, जिससे वह अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले युगांडा के यही प्रधानमंत्री बने हैं। 1986 से इनका कार्यकाल। युगांडा के बारे में कुछ जानकारियाँ आप लोगों के लिए हैं। तो इसके बारे में राजधानी आप लोग जानते हैं कंपाला है। मुद्रा यहाँ की क्या चलती है, तो युगांडा सीलिंग चलती है। आधिकारिक भाषा यहाँ की क्या है, स्वाहिली और अंग्रेजी भाषा है। राष्ट्रपति कौन से हैं, तो योवेरी मुसेवेनी अब यही बन गए हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6 नंबर। इसमें बात करते हैं AFFA बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 2 वर्षों के लिए पुनः आरंभ किसे नियुक्त किया गया है। चंदा कोचर, उदय कोटक, शशिधर जगदीशन या संदीप बख्शी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है और ये CEO के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे AFFA बैंक के रूप में। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। तो पूर्व संदीप बख्शी को ICICI बैंक के प्रबंध के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। एक मिनट, इसका ICICI बैंक के बने हैं और ICICI बैंक ने संदीप बख्शी को प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 2 साल के और एक और कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जो 2021 के बाद उनकी तीसरी पुनर्नियुक्ति होगी। तो तीसरी बार ये बनेंगे। और संदीप बख्शी का नया कार्यकाल जो है 4 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा, जिससे ICICI बैंक में उनका नेतृत्व जारी रहेगा। और आगे कुछ बात करते हैं इस बैंक के बारे में। तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI बैंक के बारे में, इसकी स्थापना अगर बताएं तो 1994 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है और MD CEO संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन है तो हम हैं ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। पूछा भी जाता है कि किस बैंक की ये टैगलाइन है, तो आप लोग याद रखना इसकी टैगलाइन क्या है, हम हैं ना ख्याल आपका। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस हाथ से बुने गए कपड़ों को जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टैग दिया गया है। गढ़वाड़साली, पोंडोरू साड़ी, मंगलगिरी कपास या वेंकटगिरी साड़ी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा पोंडोरी साड़ी को GI टैग दिया गया है। और आप लोग जानते हैं सबसे पहले GI टैग किसको मिला है, तो 2004 में दिया गया था ना। आप लोग जानते हैं 2004 में किसको GI टैग दिया गया है, तो 2004 में मिला था कहाँ की, दार्जिलिंग की चाय को मिला था ना। दार्जिलिंग की चाय कब मिला था, तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो पश्चिम बंगाल की है। सबसे पहले उसी को दिया गया GI टैग और ये 10 साल के लिए होता है। इसमें इसकी कीमत बढ़ जाती है और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। अभी कर्नाटक के 3 GI टैग दिए गए हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखना। कर्नाटक के 3 GI टैग मिले हैं, जैसे वहाँ का नींबू है, केला है और एक चीज़ वहाँ का पान वान के बारे में है। तो आंध्र प्रदेश के पुंडूरू खादी को मिला GI टैग, जिससे पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और आंध्र प्रदेश की एक दुर्लभ हाथ से बुनी सूती कपड़े पुंडूरू खादी, साड़ी नहीं है वो खादी है, खादी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे इस पारंपरिक शिल्प के कारीगरों के लिए वैश्विक दृष्टता, कानूनी संरक्षण और बाजार को अवसर मिलेगा। और खादी और ग्राम उद्योग आयोग को प्रदान किया गया GI पंजीकरण श्रीकाकुलम जिले के पोंडोरू गांव में विशेष रूप से उत्पादित पोंडोरू खादी को नकल से कानूनी रूप से सुरक्षित है और इसके भौगोलिक मूल को प्रमाणित करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से संबंधित है। और अभी मथुरा की भी GI टैग मिला है। और अभी एक हाल ही में मैनपुरी का क्या है, पेंड़ा जो सोन पापड़ी को भी क्या दिया गया है, वहाँ का ODOP नियुक्त किया गया, ODOP घोषित किया गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मैनपुरी का सोन पापड़ी को। अगला प्रश्न हमारा है विश्व की सबसे पुरानी स्थिर नौका बनी नदी मानी जाने वाली फिंके नदी किस देश में है। तो भारत है, मिस्र है, ब्राज़ील है या ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो फिंके नदी है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग जानते हैं, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और देश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे कंगारुओं को देश के नाम से जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश भी जानते हैं। और मर्रे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ग्रेट विक्टोरिया झील है
और इनमें फिनके नदी को ग्रेट क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है और विक्टोरिया यहाँ का मरुस्थल है। तो फिनके नदी को विश्व की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, इसको याद रखना। और मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित फिनके नदी, जिसे अरेंटे लोग लारा पिंटा के नाम से जानते हैं, जो आज भी बहने वाली दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना जाता है, जिसका इतिहास है 300 से 400 मिलियन वर्ष पुराना है। तो इसको याद रखना, दुनिया की फिनके जो है सबसे पुरानी नदी ऑस्ट्रेलिया में है। और उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में 640 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैली यह नदी ऑस्ट्रेलिया के कुछ सबसे प्राचीन भूदृश्यों से होकर गुजरती है, जो डायनासोर युग से भी बहुत पहले के हैं। तो ये बहुत पुरानी नदी है, इसको याद रखना। और आम नदियों के विपरीत फिंके नदी रुक रुक कर बहती है, साल के अधिकांश समय अलग थलग जलकुंडों के रूप में दिखाई देती है, भारी बारिश के बाद ही थोड़े समय के लिए जुड़ती है, फिर भी एक निरंतर प्राचीन नदी प्रणाली का निर्माण करती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर में उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा। और आगे एंथनी अल्बनीज आप लोग जानते हैं ना, वहीं के हैं प्रमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैर हिंदी लेखन के सम्मान के लिए नए राज्य पुरस्कार सेम्मोजी इरिक्किया विरुधु पुरस्कार की घोषणा किसने की? केरल ने किया है, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश ने किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन लगाएंगे इसमें। तो इस सम्मान को याद रखना, बी ऑप्शन सही है इसमें। हाल ही में गैर हिंदी लेखन के सम्मान के लिए नए राज्य पुरस्कार सेम्मोजी इरिक्किया विरुधु की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। और आगे है, तो यह पुरस्कार उन लोगों और विद्वानों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है जिन्होंने तमिल साहित्य और गैर हिंदी भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो यानी कि हिंदी को छोड़कर जो अन्य भाषाएं हैं उसको दिया जाएगा ये। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न। और तमिलनाडु के आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की तमिलनाडु की चेन्नई ना। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, चंडीगढ़, सिक्किम या पंजाब। तो ये जो तितली है धारीदार देख रहे हैं आप लोग, यही है तितली। और ये किस राज्य की टाइगर तितली है? इसको आप लोग लगाएंगे चंडीगढ़। आप लोग जानते हैं सुनियोजित शहर के रूप में जाना जाता है चंडीगढ़। और यहाँ पे क्या है, रॉक गार्डन है जिसको नेक चंद्र ने बनवाया था, ये भी याद रखना। और 3 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़ खुद है, और ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में जाना जाता, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कभी प्रसिद्ध हुआ करता था। तो चंडीगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश भी राजा तितली को राजकीय तितली घोषित किया है, अरुणाचल प्रदेश भी, इसको भी आप लोग याद रखना। चलो इसके बारे में बताते हैं। तो धारीदार टाइगर तितली को हाल ही में चंडीगढ़ की राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। और यह फैसला चंडीगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में लिया गया है, जिससे चंडीगढ़ जैव विविधता संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सके। मुख्य बिंदु और हैं चंडीगढ़ के इसमें। तो इसकी घोषणा जो चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। और उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य यह घोषणा वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। महत्वपूर्ण है, धारीदार टाइगर तितली चंडीगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता का प्रतीक है, जो शहर की जैव विविधता को दर्शाती है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर। हाल ही में मणिपुरी, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 19 जनवरी या 22 जनवरी। तो ये तीनों राज्यों का जो है स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ मुख्य बिंदु और हैं कुछ इसमें। तो स्थापना दिवस ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का इनको घोषित किया गया है। और वर्ष 2026 में 21 जनवरी 2026 को इन राज्यों का 54वां वर्षगांठ मनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि 2026 में कौन सा दिवस मनाया गया, तो 54वां था। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। आगे है कानूनी आधार इसमें।
तो इन्हें उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसको भी याद रखना, कौन सा था, पुनर्गठन अधिनियम 1971 वाला था, जिसमें इनको पूर्ण राज्य घोषित किया गया था, तीनों राज्यों को। और अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर। हाल ही में सुनीता विलियम्स नासा से 27 साल के बाद रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में रहने का कितने दिन का रिकॉर्ड है? ये आप लोग जानते हैं, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं और 27 साल तक इन्होंने नासा में काम किया। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसको भी याद रखना, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 27 साल तक इसमें काम किया है। और इनका जो है सबसे ज़्यादा समय का रिकॉर्ड क्या है? 608 दिन ये अंतरिक्ष में रहे हैं। इसको भी आप लोग याद रखना। और अभी इनको जल्द ही अंतरिक्ष से बीच में अभी फंस गई थी अंतरिक्ष में काफ़ी दिन तक, तो फिर इनको वहाँ से लाया गया है। चलो बात करते हैं आगे इसकी डिटेल्स क्या है। तो भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की शानदार सेवा के बाद 27 दिसंबर 2025 को नासा के आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली है, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में जनवरी 2026 में कर दी गई है। और अंतरिक्ष में उनके रिकॉर्ड से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। जैसा कि कुल समय इन्होंने, सुनीता विलियम्स ने अपने करियर के दौरान अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए थे। स्थान या किसी भी नासा अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया दूसरा सबसे अधिक समय का है। और एकल मिशन रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने एक ही मिशन 2024-25 के दौरान 286 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। और आगे स्पेस वॉक के बारे में, तो उनके नाम 9 स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कुल 62 घंटे 6 मिनट बिताए। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा स्पेस वॉक में बिताया गया सबसे अधिक समय है। स्पेस वॉक क्या होता है? अंतरिक्ष में जो मशीनें लगी होती है वहाँ पे ये लोग काम करने के लिए जाते हैं और वहीं पे ये टहलते रहते हैं। टहलते क्या, उड़ते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर। हाल ही में सीनियर महिला भारतीय फुटबॉल की कोच के रूप में नियुक्त होने वाले अमेलिया वाल्डर डे का संबंध किस देश से है? इक्वाडोर है, कनाडा है, मोरक्को है या कोस्टा रिका है? तो यही अमेलिया वाल्डर डे हैं और ये भारत में सीनियर महिला भारतीय फुटबॉल टीम की कोच इनको नियुक्त किया गया है। और इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, कोस्टा रिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोस्टा रिका से इनका संबंध है, डी ऑप्शन में। और बात करते हैं इक्वाडोर, आप लोग जानते हैं ना, यहाँ कोटोपैक्सी यहाँ का ज्वालामुखी है। इक्वाडोर कनाडा के बारे में आप लोग जानते हैं, ये अमेरिका के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। मोरक्को से इब्न बतूता आया था, ये भी आप लोग जानते हैं ना, तुगलक के साथ। तो हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी अमेलिया वाल्डर डे का संबंध कोस्टा रिका देश से है, जो अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा नियुक्त की गई हैं और मार्च में होने वाले AFC महिला एशियाई कप 2026 की तैयारी के लिए टीम के साथ तुर्की में जुड़ गई हैं। इसको याद रखना। मुख्य बिंदु और है, देश कोस्टा रिका है। पद इनका क्या है? भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की एक कोच नियुक्त की गई हैं। और नियुक्ति क्या है? तो नियुक्ति आप लोग जानते हैं, ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में जुड़ी हैं। पिछला अनुभव इनका क्या था? तो वह 2015 से 23 तक कोस्टा रिका की महिला टीम की कोच बनी रही थी अभी तक। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, फिलहाल ये थे आज के हमारे 13 प्रश्न। और आज के हमारे कल का जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके बारे में, UN की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इनका जो आंसर दिया है कुसुम शुक्ला ने दिया है, बहुत बढ़िया। और इन्होंने आंसर क्या दिया है? तो आंसर था विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की हैं, जवाहरलाल नेहरू की बहन। और इन्होंने डिटेल के साथ पूरा दिया है जवाब। तो सभी लोग ऐसे ही डिटेल देना शुरू कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। और अगला हमारा फिर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी मेरे नए या पुराने स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर, इसको भूलना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपना, और बेहतर क्लास होती है और आप लोग इसको ज्वाइन करें और आगे तक इसको बढ़ाते रहें। विक्रम एकेडमी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इसमें मैसेज करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। फिलहाल टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी आपको जल्द से जल्द चैनल प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय, सभी को मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे। थैंक यू।